दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हम सॉल्व करेंगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। इस वीडियो में हम मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आइए मुगल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर रहा और ये तैमूर का पांचवा वंशज रहा। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और दोस्तों तैमूर वंश से संबंधित होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के रूप में शासन किया। उसके बाद शाहजादा सलीम ने जहांगीर के रूप में और जहांगीर के पुत्र शाहजहां यानी खुर्रम ने शासन किया था। ये मुगल शासकों का जो है क्रम था। इसके बाद औरंगजेब या आलमगीर प्रथम, फिर बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय जिसका नाम अली गौहर था, इसने जो है भारत पर शासन किया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अली गौहर के बाद अकबर शाह द्वितीय रहा, मिर्जा अकबर जिसको कहा जाता है, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहा जिसका जो है रंगून में जिसका निधन हुआ था। आइए सबसे पहले बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना और दूसरा कथन है कि बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया। तीसरा है कि वह तैमूर वंश से संबंधित था। इसमें कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे? तो सही उत्तर है ये तीनों ही कथन यानी 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगर जो हम व्याख्या देखें तो 1494 में 12 वर्ष की अल्पायु में बाबर ट्रांस आक्सियाना के फरगना नामक छोटे से राज्य का शासक बना और 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया था। वह कहता था, काबुल से लेकर पानीपत में जीत हासिल करने तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के विषय में सोचना कभी बंद नहीं किया था। बाबर के पिता तैमूर वंश के और माता मंगोल वंश से संबंधित थी। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, लेकिन आमतौर पर इसे मुगल वंश कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो आप जानते भी हैं, राणा सांगा। दोस्तों, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और इस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार बाबर और राणा सांगा की सेनाओं में 1-2 का अनुपात है। बाबर की सेना बहुत कम थी और उससे दुगनी सेना राणा सांगा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। देखिए, दूसरा कथन है कि स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ। तीसरा कथन है इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, केवल 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बाबर के बारे में जानते हैं कि बाबर का जन्म 1483 में काबुल अफगानिस्तान के समीप फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये तैमूर वंश से संबंधित था। बाबर का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसका सामना लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ था और जिसमें तैमूर वंशी बाबर की विजय हुई और भारत पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ। इस युद्ध में बाबर ने बारूद का पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था और भारतीय उपमहाद्वीप में इससे पूर्व बहमनी सुल्तानों और मंगोलों के द्वारा बारूद के उपयोग के उदाहरण मिलते हैं। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कि इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ बाबर के आक्रमण के समय। बाबर के बाद आइए हुमायूं और शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं।
पहला प्रश्न है दोस्तों कि हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1530 ईस्वी में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा, और दूसरा कथन है कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही कथन हैं। दोस्तों, बाबर की मृत्यु के बाद दिसंबर 1530 में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। उस समय वो 23 वर्ष का था और 1532 ईस्वी में दौराह बिहार नामक स्थान पर अफगान सेना को पराजित करते हुए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर घेरा डाला, जो कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। चुनार दुर्ग अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर युद्ध और उनसे संबंधित वर्षों को दिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 में शेर शाह सूरी इसमें विजयी हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से जोड़ेंगे? तो ये कथन शेर शाह सूरी का है दोस्तों। शेर शाह के द्वारा यह कथन मारवाड़ जोधपुर के शासक मालदेव के युद्ध 1544 के समय कहा गया, जब शेर शाह ने शौर्य के स्थान पर कूटनीति का सहारा लिया था। शेर शाह ने जैता और कुंपा की बहादुरी से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया था और अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता और आबू के किलों पर अधिकार कर लिया। यद्यपि शेर शाह की ये विजय जो है उसकी मृत्यु के बाद अस्थायी नहीं रही। और दोस्तों, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये जो है शेर शाह का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए, दिल्ली की किला-ए कुहना मस्जिद। शेर शाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को ध्वस्त करके उसके ध्वंसावशेषों पर पुराने किले का निर्माण करवाया और इस किले के अंदर शेर शाह ने 1545 ईस्वी में किला-ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों, शेर शाह का शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये था शेर शाह सूरी। दोस्तों, पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जाता था और उससे कबूलियत लिखवाई जाती थी। शेर शाह के समय में भूमि 3 वर्गों उत्तम, मध्यम और निकृष्ट में विभाजित की गई और पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी और किसानों को शेर शाह के शासनकाल में जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क या महासिलाना शुल्क देना पड़ता था। तो याद रखिएगा, पट्टा और कबूलियत प्रथा ये शेर शाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है सासाराम, दिल्ली, कालिंजर या सोनारगांव। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सासाराम, बिहार में। दोस्तों, बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेर शाह का मकबरा है और ये मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। मकबरा के भीतरी भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुरूप सुसज्जित किया गया है और इस पर हिंदू और इस्लामी कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। आइए दोस्तों, अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है कि कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? आपको बताना है। ऑप्शन है 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13 वर्ष। दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां ने गुरदासपुर के निकट कलानौर यानी पंजाब में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष
4 महीने थी। तो याद रखिएगा राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पर करता था? तो सही उत्तर हो जाएगा इबादत खाना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। पहले इबादत खाना में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन 1578 के बाद इसके द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए और इबादत खाने में धार्मिक विचार विमर्श गुरुवार को सायंकाल में होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुस समद या मीर सैयद अली। तो सही उत्तर है, याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन। दोस्तों अकबर का शासनकाल फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल था और आईने अकबरी में अकबर के राज दरबार के 59 कवियों के नाम मिलते हैं। इनमें से कश्मीर का प्रसिद्ध कवि मोहम्मद हुसैन का नाम उल्लिखित है और इसको अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा, आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से जो है अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। ये खंड 3 खंडों में विभाजित है। अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है और आईने अकबरी इसी का तीसरा खंड है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने 5 खंडों में विभक्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अकबर। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुई थी और उस समय भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। इसको अकबर ए आजम, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो सही उत्तर अकबर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है और अकबर ने रायकरण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना की थी। अकबर ने हिंदी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया और उसके शासनकाल को हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, याद रखिएगा, वर्ष 1582 में। दोस्तों अकबर ने विभिन्न धर्मों से प्राप्त उदार तत्वों का संग्रह किया और उस युग के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के कारण अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही या दैवीय एकेश्वरवाद के रूप में एक धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था। राजा मान सिंह और राजा भगवान दास ने इस धर्म का विरोध किया था। 1583 में एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया गया था और अकबर पर इस्लाम धर्म के बाद सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भू राजस्व या भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य कौन सी निरंतरता की कड़ी थे? ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, भगवान दास या भारमल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोडरमल। दोस्तों 1582 में राजस्व मंत्री टोडरमल के निर्देशन में संपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया गया और टोडरमल द्वारा प्रचलित लगान व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त या आईने दहसाला या जब्ती व्यवस्था कहा जाता है। आईने दहसाला के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भाग राजस्व के रूप में नकद वसूला जाता था और राजस्व भू राजस्व व्यवस्था में टोडरमल जो है शेरशाह और अकबर के मध्य निरंतरता की कड़ी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? आपको बताना है।
तो आप जानते भी होंगे रज्मनामा। दोस्तों रज्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद, जिसका कि फैजी और अबुल फजल की निगरानी में मुगल विद्वानों नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी के द्वारा किया गया था और इनको रज्मनामा या युद्ध की कहानी कहा जाता है। रज्मनामा की 3 प्रतियां हैं। प्रथम जयपुर अजायब घर में, द्वितीय वर्ष 1599 में तैयार जो वर्तमान समय में अनेक संग्रहालयों में रखी गई है, और तीसरा रज्मनामा रहीम का है जो वर्ष 1616 में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था ये कौन थे? तो उत्तर है चंद्रप्रभा सूर्य। दोस्तों हरिविजय सूर्य प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। देखिए हरिविजय सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन आपके चंद्रप्रभा सूर्य हैं। इसके अलावा हरिविजय सूर्य, पुष्पदंत या यशोभद्र, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हरिविजय सूर्य। हरिविजय सूर्य प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिसको अकबर ने सम्मानित किया था, और अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर बीकानेर, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मेवाड़। दोस्तों अकबर का समकालीन मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक राणा उदय सिंह था, जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के राजपूत शासकों ने मुगल सेना का सदैव विरोध किया। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया, और अंततः 1568 में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी और चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? ऑप्शन है पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल या बुलंद दरवाजा, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचमहल। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल और पंचमहल का निर्माण किया। पंचमहल का आकार पिरामिड जैसा था जो बौद्ध विहार की संरचना के अनुरूप बनवाया गया था। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है, और पहली मंजिल के बड़े हाल में 48 खंभे निर्मित हैं। अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सही उत्तर है राल्फ फिंच। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिंच 1583 में भारत आया था और 1591 में इंग्लैंड वापस लौट गया। वह प्रथम अंग्रेज यात्री था जिसने भारतीयों और उनके रीति रिवाजों के बारे में लिखा। आगरा और फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया, और इसने बाल विवाह और सती प्रथा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मंडला। दोस्तों मंडला जो है ये गोंडवाना है, गोंडवाना, और 1564 में अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना जो कि गढ़ कटंगा पर आक्रमण किया, और जबलपुर के पास रानी दुर्गावती ने स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। दुर्गावती गढ़ और मंडला जो कि वर्तमान जबलपुर जिले में है, इस बीच में हुए युद्ध में पराजित हुई थी, और अकबर ने रानी दुर्गावती को अपमानित करने हेतु रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट रूप में अपने पास भेजने को कहा, लेकिन रानी ने यह मांग ठुकरा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर से संबंधित 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा प्रारंभ की थी। और दोस्तों अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत ये प्रथा प्रारंभ की गई थी। दोनों के अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। 2 अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। मनसबदारों को वेतन, नकद और जागीर दोनों ही रूपों में देने की व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अकबर ने जो है जहांगीर ने सर थॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ पर दिया था? तो सही उत्तर है अजमेर में।
थॉमस रो 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से अजमेर में पहली बार मिला और थॉमस रो 1615 से 19 ईस्वी में अंग्रेजों से व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें प्राप्त करने के लिए 1619 में वापस लौट गया। सर थॉमस रो की यात्रा का विवरण उसकी पुस्तक ए वायल टू ईस्ट इंडीज में मिलता है। तो जहांगीर ने सर थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ने दोस्तों लोक कल्याण से संबंधित कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा की थी। इसमें शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का था और बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। तो याद रखिएगा, तंबाकू के प्रयोग का निषेध जहांगीर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है जहांगीर महल दोस्तों आगरा के किले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस महल की अधिकांश शैली हिंदू स्थापत्य कला शैली से प्रभावित है और ये लगभग वर्गाकार भवन है। इसका निर्माण लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो सही उत्तर है मेहरुन्निसा। दोस्तों देखिए, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और ये जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने अपने निसार नामक सिक्के पर अपने नाम और आकृति के साथ नूरजहां का नाम और आकृति अंकित करवाया था। नूरजहां के पहले पति का नाम अली कुली इस्ताजलू था, जिसे जहांगीर ने शेरे अफगान की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन है आपके हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हॉकिंस। दोस्तों 1608 में हॉकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत तथा देखिए राजदूत और मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों देखिए, इसको अंग्रेजी कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। हॉकिंस की कार्यप्रणाली से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है नूरुन्निसा बेगम, शाह बेगम, करमसी या मलिका ए जहां। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाह बेगम। दोस्तों जहांगीर की पत्नी शाह बेगम ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। शाह बेगम का वास्तविक नाम मानबाई था। मानबाई से जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म हुआ और 13 फरवरी 1585 को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। मानबाई को सलीम यानी जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में जो है अपने पराकाष्ठा को प्राप्त किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है और जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था और जहांगीर के दरबार में जो चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास थे। अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, जिसे नादिर उज्जमा की उपाधि से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है शाहजहां से संबंधित। दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दोस्तों 1648 में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इसका निर्माण कार्य हमीद और अहमद नाम के शिल्पकारों के संरक्षण में हुआ था और वर्ष 2007 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मुमताज़ महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और मुमताज़ महल का जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। ये शाहजहां की तीसरी पत्नी थी और बेगम की मृत्यु 17 जून 1631 को हुई, जिसे आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जामा मस्जिद दिल्ली। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 में करवाया था और इसमें शाहजहानी शैली में फूलदार अलंकरण की मेहराबें बनी हैं। ये मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है, जिसमें 3.25 फीट क्षेत्र में फैला एक आंगन है। और वही आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने जो है दोस्तों 1648 में करवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था। ऑप्शन है गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी अहमदनगर। दोस्तों, शाहजहां ने दक्षिण भारत में सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 में उसे विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसने गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह और बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1636 ईस्वी में संधि कर ली और शाहजहां 11 जुलाई 1636 को औरंगजेब का दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर वापस आ गया था। अब आइए औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो ये था औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब के प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू नियुक्त थे, जिसमें शिवाजी भी शामिल थे। इसके शासनकाल में लगभग 33% हिंदू अधिकारी थे और इसकी सेना में वरिष्ठ पदों पर राजपूत नियुक्त थे। औरंगजेब मुगल वंश के अन्य शासकों की तरह राजपूतों के प्रति मैत्री भाव रखता था और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दारा का सहयोग करने के बाद भी पुराना मनसब प्रदान कर इसने गुजरात का सूबेदार बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। तो सही उत्तर है बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिसको कि रबिया उद दौरानी कहा जाता है, उसकी याद में 1678 में करवाया था। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो उत्तर है औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में 2 मस्जिदें दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद और लाहौर में जामी या बादशाही मस्जिद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शाहजहां की योजना अनुसार लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है औरंगजेब का। दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगरा पर आधिपत्य कर शीघ्र ही औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में करवाया और खजुआ और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी और पंजाबी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। तो उत्तर है औरंगजेब के शासनकाल में। दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी, इसलिए उसने अपने दरबार में चित्रकारों को बेदखल कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप मुगल चित्रकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में चित्रकला का विकास किया और उसी संदर्भ में राजस्थानी और पंजाबी यानी पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। तो याद रखिएगा, राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों, ये था सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।